Hello everyone, myself Shweta. Welcome to your YouTube channel पलक द पाथफाइंडर. लास्ट के 4 लेक्चर्स में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को ख़त्म किया था और आज हम एटॉमिक फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे. उसके बाद कल हम इसका प्रैक्टिस सेशन रखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स. एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आज हम कंप्लीट करेंगे इसी लेक्चर में. तो आप कंटिन्यू रहिएगा. देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स का हमारा फर्स्ट जो है थॉमसन मॉडल. थॉमसन आया था सबसे पहले. थॉमसन ने क्या बताया एटॉमिक मॉडल के बारे में कि ये एक सॉलिड स्फीयर है. उसने वाटरमेलन का एग्जांपल लिया था और उसने क्या कहा था कि जो वाटरमेलन है वो एक सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ ये बात. ये उसने कोई बताया कि वाटरमेलन है, जिसने उसको किसके साथ कंपेयर किया, एटम के साथ. और उसके अंदर जो वाटरमेलन के जो बीज हैं ये कहा कि ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन. और जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी हमारे प्रोटॉन्स यहाँ लाई करता है. उसने क्या बताया थॉमसन ने कि जो वाटरमेलन है उसके अंदर जो खाली जगह बची हुई है वो तो हमारा पॉजिटिव सरफेस है. ठीक है, प्रोटॉन्स हैं. और जो बीज हैं उस सॉलिड स्फीयर के अंदर वो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये बात किसने बताई थी, थॉमसन ने बताई थी. तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारा सिर्फ उसके फेलियर पे कि थॉमसन फेल क्यों हुआ, कि जो थॉमसन है वो फेल क्यों हुआ, उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्यों फेल हुआ. तो थॉमसन की फेलियर क्यों हुई, जो अल्फा की स्कैटरिंग थी एटम में, जो अल्फा जो हम स्कैटर करवाएंगे आगे जो रदरफोर्ड ने बताया था, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका फेलियर क्या हो सकता है, इसका हमारा फेलियर जो होगा कि ये अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. डज नॉट एक्सप्लेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये हम क्या कह सकते हैं, थॉमसन का फेलियर था. इसने क्या बताया कि एक सॉलिड स्फीयर है एज ए लाइक वाटरमेलन और उसके जो बीज हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, ये था हमारा थॉमसन का मॉडल. इसके बाद आया रदरफोर्ड. उसने क्या किया, उसने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से अल्फा के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्कैटर करवाया. एक गोल्ड फॉइल लगाई जिसमें उनके जो उनकी जो डेविएशन होगी जितने एंगल पे, उस बेसिस पे उसको क्लियर किया. तो देखिए आगे, ये है हमारा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने क्या बताया, उसने एक गोल्ड फॉइल ली बहुत ही पतली, जिसमें उसने क्या कहा, मैं एक बार ड्रा कर देती हूँ, इस पोर्शन को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे. उसने क्या बताया, उसने बहुत सारे पार्टिकल्स को स्कैटर करवा दिया, अल्फा पार्टिकल्स को. ठीक है, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल वापस उसी रे पे वापस आ जाता है. उनमें से एक पार्टिकल वापस उसी पे आ गया 180 डिग्री पे. कुछ इस एंगल पे डेविएट कर गए, कुछ इस एंगल पे डेविएट कर गए. ठीक है, और बहुत सारे जो थे गोज स्ट्रेट. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल जाते हैं. तो यहाँ से हमारे 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं. क्या, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था, पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि मैक्सिमम जो पार्टिकल हैं गोज स्ट्रेट. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे अल्फा के गोज स्ट्रेट, वो सीधे चले जाते हैं. ठीक है, फिर हम कह सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि कुछ एंगल पे डेविएट हो गए, कुछ एंगल पे डेविएशन हो गई, इधर चले गए या वापस आ गए, एंगल पे डेविएट हो गए. और मोस्टली वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक 180 डिग्री पे वापस आ जाता है. उनमें से कोई एक 180 डिग्री पे वापस आ जाता है. यही मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, तो इन 3 बातों से आप क्या देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसने क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बौछार करवाई.
और यहाँ कोई ऑब्जर्वर था जो नोटिस कर रहा था इन सभी बातों को, क्या कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो 90 डिग्री से इधर हमारे ज्यादा कह सकते हैं हम उस एंगल को, इस एंगल पे डेविएट कर गए, इस थीटा एंगल से डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। और वन ऑफ देम 180 डिग्री पे वापिस आ रहा है। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला इन बातों से, उसके कंक्लूजन का क्या पॉइंट रहेगा, जो मैक्सिमम पार्टिकल सीधे गए थे, जो मैक्सिमम पार्टिकल सीधे गए थे, इसका मतलब एटम कैसा है, एटम का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कैसा है, होलो है। भाई अगर ये एटम था, उसमें से बहुत ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स अगर सीधे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली जो पोर्शन है एटम का वो क्या है, हमारा खोखला है, होलो है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, मोस्टली पोर्शन इज होलो। ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन है वो कैसा है, खोखला है, होलो है, ठीक है। कुछ उनके बीच में आया नहीं तभी तो वो सीधे निकल गए, कुछ उनके बीच में नहीं आया तभी तो वो पार्टिकल सीधे चले गए। लेकिन जो 180 डिग्री पे वापस आया, जो एक पार्टिकल 180 डिग्री पे गया था सामने स्ट्रेट और वापस आ गया उसी एंगल से, ठीक है, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब वो किसी चीज से टकरा के वापस आया है ना। अगर वो पार्टिकल यहाँ गया था, अगर वो पार्टिकल यहाँ गया था और इससे टकरा के वापस आ जाता है, तो इसका मतलब तो कुछ है वहां। तो इसने क्या कहा, अगर बाकी पोर्शन तो खाली है, इसका मतलब एटम का जो होल मास है वो सारा का सारा कहाँ लाई करता है, इस सेंटर पे। तो जो 180 डिग्री से आया, तो हम क्या कह सकते हैं इस पॉइंट से कि होल मास, जो पूरा का पूरा मास है, इज कंसंट्रेटेड, कहाँ कंसंट्रेट करता है वो, सेंटर पे, इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द एटम, एटम की सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। और हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, सेंटर में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सेंटर में कौन रहता है हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब एटम का होल एटॉमिक मास ए किसके इक्वल हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो दोनों बातों से यहाँ रदरफोर्ड से क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि जो मैक्सिमम पार्टिकल है वो सीधे चले गए, इसका मतलब जो मोस्टली पोर्शन है वो कैसा है, होलो है। और जो 180 डिग्री पे वापस आया है, इसका मतलब वो किसी चीज से टकरा के वापस आया है। तो इसका मतलब यहाँ कौन है, होल मास है हमारे एटम का, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर इस ऑर्बिट में ऐसे लाई करते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे देखिए, अब इसका फेलियर क्या था, अब इसका फेलियर क्या था, उससे पहले मैं इसी स्लाइड पे बता देती हूँ आपको न्यूक्लियस का साइज क्या है और एटम का साइज क्या है। हमारा न्यूक्लियस यहाँ लाई करता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो इसका साइज कितना है, 10 की पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज क्या है, 10 की पावर -15 मीटर। तो यही मैं कहीं स्लाइड पे साइड में लिख देती हूँ आपके लिए कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है हमारा, 10 की पावर -15 मीटर, जिसको आप 1 फर्मी भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 फर्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एटम का साइज क्या है, इस एटम का साइज क्या है, ये है हमारा क्या, टेन की पावर -10 मीटर। ये कितना है, 10 की पावर -10 मीटर, जिसको आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जहां पर होल मास लाई करता है किसी भी एलिमेंट का, कंप्लीट एटॉमिक मास लाई करता है, जो किसके इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के, ठीक है। और उसका साइज कितना है, 10 की पावर -15 मीटर।
साइज हो गया हमारे न्यूक्लियस का, और एटम का साइज कितना है 10⁻⁻10 मीटर विच इज इक्वल्स टू और 1 एंगस्ट्रॉम। साइड में आ जाओ अपनी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब जो रदरफोर्ड था उसका फेलियर क्या रहा कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस टाइप से घूमते घूमते आके भाई और यहाँ आके गिर रहा है। मतलब वो कहना ये चाह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी साथ साथ एमिट कर रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी ना कि एनर्जी एमिट होते होते वो कहाँ आके गिरेगा, न्यूक्लियस पे। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा और खत्म होते होते कहाँ आके गिर जाएगा, अंदर एटम के। हमने देखा ना अभी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ घूम रहा है। अब वो घूमते घूमते अंदर आया और आके कहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया। यहाँ कौन रह रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो खत्म हो जाएंगे ये तो, इसका मतलब तो कुछ ला ही नहीं करता। इसीलिए क्या हुआ, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसीलिए जो रदरफोर्ड मॉडल है वो क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते आखिरी में कहाँ आके गिर जाता है, हमारा न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस के ऊपर गिर रहा है तो इसका मतलब वो खत्म हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन का पॉजिटिव था, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट चार्ज थे और मिलके खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोहर्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के बाद आता है बोहर। बोहर ने क्या बताया, बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, एक तो उसने क्या कहा कि सबसे पहले उसने कहा उसकी स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन कर दिया। उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, और वो ऑर्बिट कैसे है, सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट है। उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी भी एमिट नहीं कर रहे। इसका मतलब वो वही रिवॉल्व करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर। ठीक है, देखिए ही पोस्टुलेटेड दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट्स। कैसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सर्कुलर और स्टेबल ऑर्बिट में। नेक्स्ट बात उसकी थी विदाउट एमिटिंग रेडिएशंस, बिना एनर्जी, बिना जो है रेडिएशंस हैं उसको एमिट किए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहा था, ठीक है, ये यहीं घूमता रहेगा। जो कोई यहाँ घूम रहा है वो यहीं घूमता रहेगा। और ये उसने क्या बताया कि ये ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट है और क्या है, स्टेबल है अकॉर्डिंग टू बोहर। देखिए इसके ड्रॉबैक्स में भी आएगी। और एक बात इसने क्या बताई, ये बात बताई उसने सिर्फ जो हमारे 1 इलेक्ट्रॉन एटम थे उनके लिए। इसने क्या बताया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये बात बताई, जो इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक्स था। तो इस डेफिनेशन से आप क्या देखेंगे कि he postulated that an electron in an atom can move around the nucleus in certain circular orbits without emitting radiations। उसने क्या कहा, without emitting radiation, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकंड बात देखिए, और बोहर ने क्या पाया कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम का वो क्वांटाइज होगा तो ही ये मूव करेंगे। ठीक है, यानी एल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr है ना, वो क्या हो nh इक्वल्स टू 2 पाई। अगर ये कंडीशन होगी तो ही जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और ये कैसी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। याद रखना, एंगुलर जो मोमेंटम है हमारा mvr यानी l कैसी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये उसने दूसरी बात बताई थी। उसके बाद क्या कहा कि जो रेडिएशन है, अब पहले तो वो ये कह रहा था कि सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहे हैं और वो स्टेबल है ऑर्बिट और अपनी एनर्जी भी एमिट नहीं कर रहा। लेकिन बाद में उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना हो। ठीक है भाई, ये एनर्जी स्टेट E1 लगा लीजिए आप, ये हमारी E2 हो गई।
ठीक है। तो उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वही एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी, E2 माइनस E1। कब होगी ये, जब भाई फर्स्ट स्टेट की एनर्जी कम हो सेकंड वाली से। अगर E1 कम हो, ग्रेटर में से माइनस करेंगे लेस वाली, अगर E1 ज्यादा है तो E1 माइनस E2। सेकंड स्टेट की एनर्जी ज्यादा होगी तो हम क्या कर देंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे। ठीक है, तो द रेडिएशन ऑफ एनर्जी, उसने क्या बताया कि एनर्जी रेडिएट केवल कब होगी, जब when an electron jumps from one permitted orbit to another, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएंगे। उसने क्या बताया, पहले तो उसने ये कहा था कि सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट है और उसे में इलेक्ट्रॉन लाइट कर रहा है विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। उसके बाद उसने क्या बताया कि एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। कब एनर्जी एमिट करेगा, जब वो वन ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। तो वो हमारी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, डेल ई विच इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। नेक्स्ट देखिए इसके क्या ड्रॉबैक्स थे। अब थॉमसन के ड्रॉबैक जो आया वो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया, अल्फा स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। और रदरफोर्ड जो था वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया एटम की, जिसको बोहर ने बताया। तो बोहर क्यों फेल हुआ, उसके कुछ ड्रॉबैक्स जो थे वो क्या आए वो देखिए। इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम्स, इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम यानी केवल हाइड्रोजन के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं इसके कुछ एग्जांपल में हाइड्रोजन, हीलियम प्लस या लिथियम प्लस 2Na, सोडियम। ठीक है, केवल इन इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए, केवल इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए ही एक्सप्लेन कर पाया, एक ऑर्बिट से दूसरे, और फिर उसको वापस निकालो और एनर्जी भी देख लो क्या होगी। उसके बाद इसका जो ड्रॉबैक्स था वो क्या था, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटी थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये क्या होता है, जो कुछ हमारी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी एक हमने लाइन बना दी, एक स्पेक्ट्रम बना दिया, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कि हमारी वेवलेंथ के बेसिस पे KLMN इस टाइप से हमने जो शेल बनाई है, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, आगे देखिए, ऑर्बिट्स वर टेकन एज सर्कुलर। क्या कहा था बोहर ने, बोहर ने कहा था कि जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो सर्कुलर और स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, समरफील्ड एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया कि जो ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल है। समरफील्ड ने क्या बताया, जो हमारे ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल है। तो ये बात भी इसकी ड्रॉबैक हो गई। उसके बाद इसने न्यूक्लियस को स्टेशनरी लिया था। इसने क्या बताया था कि न्यूक्लियस तो यही है, केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। उसने क्या बताया कि केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स तो उसके बाहर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी नहीं है, बल्कि क्या है, वो अपने एक्सिस पर ही रोटेट करता रहता है। तो ये भी क्या था, एक बोहर का ड्रॉबैक था। दोबारा देखिए इसके ड्रॉबैक्स में क्या क्या कंडीशन आई है। पहला कि ये केवल वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड था, इसीलिए फेल हुआ। फेल तो नहीं कह सकते, ये इसकी कमियां थी। उसके बाद जो इंटेंसिटी स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद जो था, इसने सर्कुलर लिया था ऑर्बिट को, और समरफील्ड ने हमें बताया कि वो हमारी जो ऑर्बिट है वो कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है उसका। ठीक है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस था उसको उसने स्टेशनरी लिया था कि वो एक जगह फिक्स है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या करता है, न्यूक्लियस अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का जो रेडियस है हम वो कैसे निकालेंगे। ऑर्बिट का रेडियस कैसे होगा कि ये जो हमारे यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई कर रहे हैं, और यहाँ अगर कहीं इलेक्ट्रॉन है तो इसके बीच में, अब इनका भी तो कुछ रेडियस होगा ना, ये जो r होगा यही हमें निकालना है। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन, अब देखिए सेंटर के बाहर, सेंटर के ऊपर इस पे सरफेस पे कोई भी चीज अगर मूव कर रही है सेंटर की तरफ, उसका कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो किसकी हेल्प से निकालोगे,
वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ आएगा हमारा, कूलम्ब्स लॉ से। mv² बाई आर, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। z क्या है, z हमारा एटॉमिक नंबर है, E नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनके बीच का जो हमारा ये क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स E, और इलेक्ट्रॉन्स को माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और फिर एंगुलर मोमेंटम से अभी जो हम लेके आए mvr विच इज इक्वल्स टू nh/2 जब इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करोगे तो आपका रेडियस का ये फॉर्मूला आएगा, देखिए आपका रेडियस का क्या फॉर्मूला आएगा, आर एन, नंबर ऑफ ऑर्बिट है आपका n, 0.529 n² बाय z एंगस्ट्रॉम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एंगस्ट्रॉम। इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन की रेशियो निकालनी हो, फर्स्ट के लिए रेडियस, सेकंड के, थर्ड के लिए, तो इनका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, 1 सेकंड के लिए 2 की स्क्वायर, थर्ड के लिए 3 की स्क्वायर, तो 1 4 9, ये आपका रेशियो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद देखिए सिर्फ इस फॉर्मूले को याद कर लेना, वैसे रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो था वो इंपॉर्टेंट था आपका, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके एग्जाम में। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे मैंने बता दी है आपको, Vn किसके इक्वल होगी 2.2 इंटू 10⁶ Z बाई n, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है आपके, और Z क्या है एटॉमिक नंबर। यहां से आप ये चीज देख सकते हैं कि जो रेडियस है r वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। जितना कम एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ज्यादा आपकी रेडियस होगी, ठीक है। R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z के। वो जो हमारी स्पीड है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी तो यूनिट एंगस्ट्रॉम थी, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से जो V है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर के, और R क्या था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एटॉमिक नंबर की, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ से आप 3 बातें हैं जो नोट डाउन कर सकते हैं कि जो R है आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट वो कब ज्यादा होगा, जब आपका एटॉमिक नंबर कम होगा, ठीक है। फिर स्पीड कब ज्यादा होगी, जब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं, ठीक है। आगे देखिए एनर्जी, इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक की, इस आपके लेक्चर की। टोटल एनर्जी कब निकालते हैं, जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, जो क्या होगी, ये फॉर्मूला है ना कूलम्ब्स लॉ से, माइनस नेगेटिव क्यों लेते हैं, चार्ज की वजह से, यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। ये देखिए इस फॉर्मूले को देखिए भाई, ये तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो पॉजिटिव होगा, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अंदर होगा वो तो पॉजिटिव होगा, और जो बाहर दूसरा चार्ज है वो क्या होगा हमारा नेगेटिव होगा। अगर ये माइनस आप बाहर लेते हैं तो अंदर हमारा E क्या हो जाएगा पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा K Z E माइनस E इलेक्ट्रॉन के लिए, R n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। तो आपका U क्या हो जाएगा, माइनस अगर आप बाहर ले आओ K Z E स्क्वायर बाय R, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। U पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, K Z E स्क्वायर बाय R, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के लिए हमारा U की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z कितना एटॉमिक नंबर होता है 1, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस ऑफ K E स्क्वायर बाय R, ये वैल्यू होगी हमारी हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। Z क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। हम इसकी बात हाइड्रोजन की बात क्यों करें, क्योंकि बोहर ने इसी की बात की थी, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड था ना, इसीलिए। आगे देखिए काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम से हमारा mv स्क्वायर बाय r किसके इक्वल होता है, k z e स्क्वायर बाय r की स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड हाफ की मल्टीप्लाई लगा दें,
अगर आप दोनों साइड हाफ की मल्टीप्लाई लगा दें और इधर से आर को कैंसिल कर दें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वेयर विच इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वेयर बाई 2r। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वेयर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल आ गई, 1/2 को एक बार बाहर कर दो और के जेड ई स्क्वेयर बाई आर, के जेड ई स्क्वेयर बाई आर, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के आए थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाई आर, याद आई? अभी अभी जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, कहाँ गई, ये रही, माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाई आर, यही थी ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाई आर। तो क्या के जेड ई स्क्वेयर बाई आर की जगह क्या हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते? देखिए, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन हुआ वो कैसे लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है U, काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 है ना उसका, तो इसका 1/2 और माइनस, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। दोबारा से देखो एक बार पोटेंशियल एनर्जी से, ये क्या होता है हमारा माइनस का k Q1 बाय Q2 बाय R, Q1 Q2 बाय R, ये हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। U क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा माइनस ऑफ k z e स्क्वेयर बाय R, ये हमारा क्या आ जाएगा k z e स्क्वेयर बाय R। और हाइड्रोजन के लिए जो हमारा Z1 हो जाएगा तो U क्या आएगा, माइनस k ई स्क्वेयर बाय आर आ जाएगा, ठीक है। और हमने काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली है, 1/2 पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो हमें लेनी किस में है, नेगेटिव, तो माइनस U/2 विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इनका रिलेशन देख लेते हैं, ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, ये कैसे इक्वल आएगा, रख के देख लो, माइनस तो है, माइनस तो ऑलरेडी है, और पोटेंशियल एनर्जी U किसके इक्वल थी, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर के, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर के। वैल्यू रखो और देखो U क्या हो जाएगा आपका, इसको बाहर कर दो 2 को, U क्या है, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, यू की वैल्यू यही है ना, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, माइनस 1/2 हमने बाहर रख लिया, और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। अब देखो कट के माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो हमारा इक्वल आया ना, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, जो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या आएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है, हाफ है पोटेंशियल एनर्जी के, माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। अब देखिए टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे। टोटल एनर्जी कब आएगी, जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे। तो दोनों वैल्यूज आपके सामने है, देखिए ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। याद करो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, और ये क्या है नेगेटिव, कैसे आई, यहाँ साइड में करके देखते हैं। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रख लो, हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी
हाफ में से माइनस ऑफ 1 कर दोगे तो माइनस ऑफ हाफ रह जाएगी ना, माइनस ऑफ हाफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, ये रह जाएगी। ये होगी आपकी टोटल एनर्जी। ये क्या हो जाएगी आपकी टोटल एनर्जी। और ये किसकी, अगर नेगेटिव साइन हटा दे तो ये वैल्यू किसकी है, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, ये वैल्यू किसकी है, काइनेटिक एनर्जी की। तो यहां से आप क्या रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस है काइनेटिक एनर्जी के। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये आपके, ठीक है। दोबारा से देखिए तीनों एनर्जीज को। पोटेंशियल एनर्जी क्या आई थी हमारी, माइनस ऑफ, नेगेटिव रहेगी, बस आपको ये याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी यू क्या रहेगी, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, लेकिन किसकी, इसकी हाफ करके, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर क्या रहेगी, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। तो अगर इनका रिलेशन हम करेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का, वो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। ये देखिए इस टाइप से बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 1/2, ये रहा आपके सामने। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। और पोटेंशियल क्या थी, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। और जब इसको हाफ कर दोगे माइनस में तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सम करके, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम सम करेंगे। काइनेटिक थी हमारी 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, और पोटेंशियल क्या थी, माइनस के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। जब हाफ करोगे -1 में से तो वो माइनस की हाफ बच जाएगी, जो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के हाफ के। काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्शन में जब लोगे तो वो हमारी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी। इनका रिलेशन देखिए, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आई, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आती है, -u/2। तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी क्या थी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर इन दोनों का रेशियो ले ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा यहीं से, इसी सेकंड रिलेशन से ही हम निकाल लेंगे। वो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। तीनों वैल्यूज एक बार रिमेंबर करने के लिए दोबारा लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 पोटेंशियल एनर्जी का है ना, 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। और हमारी टोटल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ काइनेटिक, सॉरी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसके आगे माइनस लगा दो, -1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। इससे ज्यादा अच्छे से एनर्जी आपको एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अब एनर्जी में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, उन तीनों रिलेशन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, और उनकी तीनों वैल्यूज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। और टोटल एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ 1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाय आर। आपके सामने रिलेशन है, और अगर इनकी रेशियो हो, टोटल और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो हो, वो हमारी किसके इक्वल आएगी, -1 के इक्वल आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, अभी हाइड्रोजन की बात कर रहे थे हम। हाइड्रोजन यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की, सिंगल इलेक्ट्रॉन कौन, जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसको जाने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी
जब वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए, है ना। अब आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास में तो मन लग नहीं रहा, तो क्लास के बच्चे बाहर खड़े होके कह रहे हैं आजा आजा बंक मारेंगे लेक्चर, तो आपको वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वो बाहर खड़े जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो आपको एक्साइट कर रहे हैं, उकसा रहे हैं ना, चलो लेक्चर बंक करके बाहर चलेंगे, कैफे में चलेंगे। तो वो क्या कर रहा है, उसको एनर्जी दे रहा है बाहर से। उस एक इलेक्ट्रॉन को जो एक्साइट होने के लिए एनर्जी मिल रही है, वही एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो नेगेटिव पॉइंट था भागने के लिए, है ना। अब एक अगर मोटिवेशन पॉइंट दे दिया जाए आपको, एक अगर मोटिवेशन पॉइंट दे दिया जाए कि एग्जाम है, चलो इस बार क्लियर नहीं हुआ लेकिन हमें अगली बार क्लियर करना है, फिर आप सोचो डेट निकलेगी उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक आपको अभी से एक्साइट होना है, मैं तो अभी तैयारी करता हूँ तब जाके मेरा क्लियर होगा, है ना। तो वो एनर्जी कहाँ से मिली? एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी आपको बाहर से मिल रही है, भाई पेरेंट्स ने आपको एक्साइट किया, मोटिवेट किया, है ना, आपके टीचर ने आपको मोटिवेट किया, तो वो जो बाहर से आपको एनर्जी मिली एक्साइट होने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए जो हमें एनर्जी लगती है आयोनाइज होने के लिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी हमारी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए? देखिए, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? En इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर Z इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है हमेशा, ये बात आपको याद रखनी है। जो एनर्जी होगी वो किस में होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। अब अगर यही बात हाइड्रोजन के लिए करनी हो, अब अगर यही बात आपको हाइड्रोजन के लिए करनी हो तो क्या हो जाएगी? E1 n क्या होगी? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमारे 1 हो जाएंगे, जिसमें आपकी जो एनर्जी होगी वो हम लेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि अभी फॉर्मूले में तो हमने नेगेटिव साइन लगा रखा है और आंसर में हमने लिख दिया अभी 13.6, तो जो बाहर से एनर्जी मिलेगी वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। नेगेटिव एनर्जी तो क्या है? क्लास बंक करने के लिए मिल रही है, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है बाहर से, जब आपको एनर्जी चाहिएगी वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए हमारी E1 क्या हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखिए स्लाइड पे, कुछ इसके स्टेट के हिसाब से बताया गया है। फर्स्ट हम पढ़ के अभी आए हैं। फर्स्ट स्टेट के लिए हमारी E1 क्या हो जाएगी? 13.6। फॉर्मूला दोबारा देखिए, हमारा n और z क्या हो जाएगा? 1। z तो 1 ही रहेगा हर स्टेट पे, n की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होता जाएगा। n की वैल्यू चेंज हो जाएगी जैसे जैसे ऑर्बिट चेंज होता जाएगा। तो देखिए फर्स्ट के लिए आपका ऑर्बिट क्या हो जाएगा? n यानी 1 की स्क्वायर किसके इक्वल आएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगी? n की स्क्वायर, अगर 2 की स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगी? 13.6 by 4 विच इज इक्वल्स टू 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहां से आप ये बात कह सकते हो क्या? सेकंड के लिए 2 की स्क्वायर, थर्ड के लिए आगे सॉल्व करके नहीं दिखा रखा, जस्ट वैल्यूज लिखी है। थर्ड के लिए क्या हो जाएगी? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ के लिए हमारी क्या हो जाएगी? 0.854 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपकी चारों ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम की वैल्यू है। उसके बाद है पोटेंशियल। अभी तो नीचे से ऊपर जाना था, अब आपको कोई कहे भी क्लास बंक कर रही है, और अभी जो एग्जांपल हम लेके चल रहे थे भाई, बाहर से जो आपको एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी बाहर से, अब फर्स्ट से जाने के लिए जो फर्स्ट की एनर्जी कितनी थी? 13.6, है ना। अब यूं कहे आजा आजा बाहर, तो कहे कैसे आऊं, अभी तो क्लास में टीचर खड़े हैं, है ना। तो यानी कि बाहर से उतनी ही एनर्जी उसको मिलेगी। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही पहले से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिएगी वो एनर्जी क्या कहलाती है? पोटेंशियल कहलाती है। द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड टू बी एक्सेलरेटेड, किस उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, सो दैट इट रिक्वायर्स एनर्जी, उस टाइम जो उसको एनर्जी चाहिएगी
उस टाइम जो उसको एनर्जी चाहिएगी वो किसके इक्वल होगी, उस आयोनाइजेशन एनर्जी के ही इक्वल होगी। यानी पहले से जाना है तो इससे बाहर जाने के लिए उतनी ही एनर्जी उसको लगेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही उसको चाहिएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल ही जो हम एनर्जी देंगे वो एनर्जी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। दोबारा समझिए डेफिनेशन को, द पोटेंशियल वो मेहनत, वो एनर्जी थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, नीड टू बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट होने के लिए एक्वायर एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। ठीक है, जितनी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ही आपको, जितना अंदर तक गया होगा उतना ही पकड़ के खींचना पड़ेगा, है ना। तो वही एनर्जी क्या कहलाती है, उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। एक डायग्राम सामने देख रहे हो आप, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको वैसे तो हमने पढ़ लिया साथ साथ, लेकिन दोबारा देख सकते हैं आप। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n 1 2 3 4 इनफिनाइट तक। ऑर्बिट क्या होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनफाइनाइट। एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट से एक कम होती है, बस ये याद रखना है। एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट कहाँ से आया था, ग्राउंड से। पहले लेवल से उठ के दूसरे में जाएंगे ना, ये कहाँ से आए, पहले से दूसरे में गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड से फोर्थ में गया, वो तो है ही इनफाइनाइट। एनर्जी क्या होगी फर्स्ट की, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट की एनर्जी क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड की क्या हो जाएगी, 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड की 1.51, फोर्थ की 0.854। ठीक है, तो ये है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन एटम के लिए। इसके बाद लास्ट स्लाइड है हमारी, जिसमें आपको बताया गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, जिसको हम उसके वेवलेंथ के हिसाब से, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो वेवलेंथ होगी किसी भी रेडिएशन की जो एमिट हुई है, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन एटम से, ये इनका रेशियो पूछ लिया जाता है। भाई इस फॉर्मूले को आप लिख लो और याद कर लो। वो हमारा क्या होगा, 1/λ वेवलेंथ विच इज इक्वल्स टू आर कांस्टेंट है, ऑर्बिट 1 में से दूसरे में छलांग लगाई, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। तो ये हमारा एटॉमिक फिजिक्स का कंप्लीट चैप्टर था आज, और कल हम न्यूक्लियर और एटॉमिक फिजिक्स के जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो मैं आई होप आपको अच्छे से दोनों जो हमारी क्लासेस थी न्यूक्लियर फिजिक्स की और एटॉमिक फिजिक्स की समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई आपकी सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।